नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया में युद्ध अब केवल सीमा, सेना और मिसाइलों से नहीं जीते जाते, बल्कि उन खनिजों से तय होते हैं जिनसे आधुनिक तकनीक चलती है। 20वीं सदी में जिस प्रकार तेल वैश्विक शक्ति का आधार था, उसी प्रकार से आज रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरेनियम नई विश्व राजनीति के गेम चेंजर बन चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, एआई हो, सेमीकंडक्टर्स हो, चिप्स हो, मिसाइल, सैटेलाइट्स हो या न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी के ऋण यही स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। जिस देश के पास इन संसाधनों का नियंत्रण होगा, वही आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। इसी बीच नेपाल के मोस्तांग क्षेत्र में यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स के संभावित भंडारों की खबर ने साउथ एशिया के भू राजनीति को अचानक गर्म कर दिया। अब चाइना अपनी मिनरल डिप्लोमेसी के जरिए नेपाल में प्रभाव बढ़ाना चाहता है। अमेरिका चीन की मोनोपोली तोड़ना चाहता है, जबकि भारत अपनी सामरिक सुरक्षा और हिमालय क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को लेकर चिंतित है। यानी एक छोटा सा हिमालयी देश नेपाल अब केवल पर्यटन और पर्वतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 21वीं सदी की मिनरल जियोपॉलिटिक्स का नया केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज हम इसी मुद्दे के ऊपर विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप बहुत ध्यान से अंत तक जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह टॉपिक केवल जियोपॉलिटिक्स नहीं, जियोपॉलिटिक्स के अलावा साइंस टेक के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और अगर आप चैनल पर पहली बार है और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अंत तक बने रहिएगा और उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर नेपाल का यूरेनियम भंडार क्यों बन गया जी का जंजाल, महाशक्तियों ने गड़ाई है नजर। और समाचार पत्र जो है जिसपे इस न्यूज को कवर किया गया था, नेपाल यूएस यूरेनियम डील प्रिपरेशन फॉर अ स्पेशल जोन इन मोस्तांग और इंटरनेशनल टेंशन्स आर राइजिंग ओवर द मल्टी-बिलियन डॉलर यूरेनियम डिपॉजिट हिडन इन नेपाल हिमालयन रीजन मोस्तांग। आप अपने स्क्रीन पर नेपाल का ये बॉर्डर देखिए और ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैप नेपाल सरकार के द्वारा जारी की गई है। इसमें कई सारे क्षेत्र आपको भारतीय जो है वो आपको नेपाल में देखने को मिलेंगे, लेकिन चूंकि मुझे आपको मुस्तांग दिखाना था इसलिए मैं इस मैप को यूज कर रहा हूं। साथियों, नेपाल का ऊपरी हिमालय क्षेत्र है, ये विशेषकर मुस्तांग और लो मानतांग, ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी सीमा जो है वो तिब्बत से टच हो रही है। लंबे समय से अगर हम बात करें तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये अत्यधिक जो है वो संवेदनशील खनिज संभावनाओं वाला क्षेत्र जो है माना जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में अगर हम बात करें तो विभिन्न जियोलॉजिकल सर्वे और प्रारंभिक अध्ययन से जो संकेत मिले हैं वो ये मिले हैं कि इस क्षेत्र में यूरेनियम, थोरियम और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे रणनीतिक खनिज जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। साथियों, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो आधुनिक समय में अगर हम देखें तो आधुनिक तकनीक की जो बैकबोन है वो है रेयर अर्थ मिनरल्स, जबकि यूरेनियम जो है वो परमाणु ऊर्जा और सामरिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी कारण इन खनिजों की संभावित उपस्थिति ने वैश्विक शक्तियों की रुचि को अचानक बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक ना तो इस खनिज का कमर्शियल वायबिलिटी यानी कि व्यावसायिक मात्रा के बारे में पूरी जानकारी मिली है, ना ही वैज्ञानिक स्तर पर इनके विशाल भंडार की अंतिम पुष्टि हुई है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार पॉसिबिलिटी इटसेल्फ बिकम पावर, और नेपाल के मामले में यही स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। सिर्फ संभावित खोज नहीं साथियों, नेपाल को साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल मिनरल कॉर्पोरेशन के केंद्र में भी जो है वो लाके खड़ा कर दिया। अब आपके दिमाग में एक जो प्रश्न बनेगा कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स है क्या, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये हिमालय का पूरा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में ऐसी संभावनाएं जो है वो जगाई जा रही। साथियों, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में अगर हम बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल्स 17 विशेष धातुओं, जिसको कि हम स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं, उन्हीं का जो है वो पूरा का पूरा समूह होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 केमिकल एलिमेंट्स हैं और इनका नाम रेयर केवल आपको देखने को मिलता है, लेकिन वास्तविक चुनौती इनकी उपलब्धता की नहीं है। वास्तविक जो चुनौती है वह इसके शुद्ध रूप से एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग की। अगर हम प्रमुख तत्वों की बात करें कि कौन कौन से प्रमुख तत्व इनमें आते हैं, तो इसमें नियोडाइनियम, लैथिनियम, सीरियम, डाइस्पोरियम और प्रेसिडोनियम जैसे
जो मिनरल्स हैं इसका इसमें आता है। और ये अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दो पार्ट में इसको बांटा गया है। ग्लोबल प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो इसका एनुअली जो प्रोडक्शन होता है वो 1,33,600 टन एनुअली होता है। और ग्लोबल डिमांड की बात करें तो 1,30,000 टन एनुअली इसकी डिमांड है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें साथियों तो 48% चाइना में। इसके अलावा कॉमनवेल्थ जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट है उसमें 17, यूनाइटेड स्टेट्स में 12%, इंडिया में 3%, ऑस्ट्रेलिया में 1% और बाकी 19% पाया जाता है। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि रेयर अर्थ मिनरल से चल रहे हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, जीपीएस सिस्टम हो गया, कलर डिस्प्ले हो गया, रिचार्जेबल बैटरी हो गया, हार्ड ड्राइव्स हो गया, सोलर एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, हाइड्रो एनर्जीज के बारे में हम बात करें, है ना, या विंड टर्बाइंस के बारे में बात करें, फ्यूल सेल्स के बारे में बात करें। डिफेंस के सेक्टर में अगर हम बात करें तो एंटी मिसाइल डिफेंस, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं। एडवांस कम्युनिकेशन में बात करें तो हम जीपीएस की बात करें, स्पेस सैटेलाइट्स की बात करें, सिग्नल एम्पलीफिकेशन की बात करें, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स की बात करें, और हेल्थ केयर में बात करें तो हम एक्सरे, ड्रग ट्रीटमेंट, लेजर, एमआरआई, न्यूरॉन रेडियोथेरेपी, मतलब आप देख रहे हैं ना कि वर्तमान समय में किस प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इन्हीं खनिज के ऊपर जो है ये निर्भर है। और रेयर अर्थ मिनरल्स केवल आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट जो है बन चुका है, क्योंकि इनके बिना आधुनिक हाईटेक उद्योग जो है वो ठप पड़ सकते हैं। रक्षा एवं मिसाइल तकनीक इनके बिना अधूरी है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी भी इन्हीं के ऊपर जो है वो निर्भर है, क्योंकि हमने देखा कि रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रयोग जो है वो कितना ज्यादा होता है, कितना होता है। साथियों 21वीं सदी का नया तेल अगर हम बात कर रहे हैं तो यही रेयर अर्थ मिनरल्स है। जो देश इन संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करेगा वही आने वाले समय में आर्थिक, तकनीकी और सामरिक शक्ति का जो है वो केंद्र बन सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स के अलावा अगर हम बात करें साथियों तो हम यूरेनियम के बारे में बात कर रहे थे। आपके स्क्रीन पर इस चार्ट के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रयोग जो है वो क्या है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि हम यूरेनियम के बारे में भी बात कर रहे थे, और यूरेनियम को लेकर, परमाणु एनर्जी को लेकर, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर आप इस समय अमेरिका और ईरान के बीच का जो युद्ध है उससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। साथियों यूरेनियम विश्व के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक मिनरल में से एक माना जाता है। यह केवल खनिज नहीं है बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और सामरिक शक्ति का आधार है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा जो भी संयंत्र हैं बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम जो है प्रमुख ईंधन है, और यह कम ईंधन जो है वो अत्यधिक ऊर्जा जो है उत्पन्न करता है। अगर हम एटॉमिक रिसर्च के बारे में अगर हम बात करें तो परमाणु तकनीक और एडवांस न्यूक्लियर साइंस में इसका व्यापक उपयोग होता है। हम न्यूक्लियर वेपन्स में बात करें तो यूरेनियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आज की इस दुनिया में जिस देश के पास यूरेनियम संसाधन है, जिस देश के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसकी वैश्विक स्थिति अधिक मजबूत मानी जाती है, क्योंकि इससे एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती है, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पावर बढ़ता है, ग्लोबल बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, और इसी कारण यूरेनियम केवल ऊर्जा संसाधन नहीं बल्कि पावर मिनरल है, यानी कि जिसके पास है वो पावरफुल है। अब नेपाल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि नेपाल जो है जियो पॉलिटिक्स में जो है वो फंसता जा रहा है। नेपाल भौगोलिक रूप से एशिया की दो बड़ी शक्तियां इंडिया और चाइना के बीच में स्थित है। दक्षिण में भारत की खुली सीमा, सांस्कृतिक जुड़ाव और आर्थिक निर्भरता है, जबकि उत्तर में अगर हम बात करें तो चीन अपनी सामरिक और आर्थिक पहुंच जो है वो नेपाल में लगातार बढ़ा रहा है। अब इस हिमालय क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स की जिस प्रकार से इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, रणनीतिक रुचि ले रहा है ट्रंप की सरकार, यूएसए, तो ये प्रतिस्पर्धा जो है वो और ज्यादा जटिल हो रही है, विशेषकर रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरेनियम जैसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज से। साथ ही रशिया यूक्रेन में भी, अगर यूक्रेन में अगर अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो उसमें भी रेयर अर्थ मिनरल्स जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, तो हमने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरेनियम जैसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की संभावनाओं ने क्या किया है, नेपाल को केवल एक हिमालयन नेशन नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का जो है एक संवेदनशील केंद्र जो है वो बना दिया है। अब नेपाल के बारे में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नेपाल जो है एक बफर स्टेट है। नेपाल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों तो हम जान रहे हैं कि नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में आपको देखने को मिल रहा है, दो बड़े प्रतिद्वंदी शक्तियों के बीच में सामरिक संतुलन बनाने का कार्य जो है वो नेपाल को करना पड़ रहा है।
साथियों, इतिहास में भी अगर हम बात करें तो नेपाल इंडिया चाइना के बीच जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग का क्षेत्र रहा है। लेकिन अगर हम मिनरल पॉलिटिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के कारण अगर हम बात कर रहे हैं तो ये प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। जिस प्रकार से नेपाल के सामने जो संभावित चुनौतियां अब आ रही हैं वर्तमान में बालेन शाह सरकार के पास, कि चाइना का बढ़ता आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इंडिया की सुरक्षा और हिमालयी सामरिक चिंताएं बढ़ रही हैं, यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत जो है रुचि नेपाल में बढ़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी का खतरा नेपाल को बढ़ रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है इसके ऊपर बाहरी प्रभाव पड़ रहा है, और यदि नेपाल संतुलित कूटनीति को नहीं अपनाता है तो वह महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का जियो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड जो है वो बन सकता है। और यही कारण है कि मुस्तांग का जो क्षेत्र है वो संभावित मिनरल डिस्कवरी केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि साउथ एशियन जियो पॉलिटिक्स का अत्यंत संवेदनशील विषय जो है बन चुका है। साथियों, चीन की पूरी रणनीति नेपाल को लेकर यही है कि वो रेयर अर्थ सप्लाई चेन का जो 70 से 80% चीन नियंत्रित रखता है, माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक, यानी कि एक्सपोर्ट तक, इस क्षेत्र में चीन की पकड़ उसे आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रदान करता है। और इसी कारण से नेपाल का मुस्तांग क्षेत्र रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरेनियम की संभावनाओं ने बीजिंग की चिंताओं को और भी ज्यादा और उसकी रुचि को भी जो है वो बढ़ा दिया। चीन नेपाल से यही चाहता है कि हिमालयन सिक्योरिटी और तिब्बत फैक्टर को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि तिब्बत के एकदम पास एरिया आपको मुस्तांग का देखने को मिलेगा, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक। तो चीन लंबे समय से हिमालय सीमा क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक संवेदनशील हिस्सा के रूप में मानता है। तो बीजिंग कभी भी नहीं चाहेगा कि इस क्षेत्र में जो है, जो कि एकदम तिब्बत के बगल में है, चाइना का क्षेत्र के बगल में है, यूनाइटेड स्टेट्स हो या वेस्टर्न जो भी माइनिंग कंपनियां हो या इंडिया जो है वो यहां किसी भी प्रकार से आए। क्यों? क्योंकि इससे उसकी जो मजबूत और रणनीतिक आर्थिक उपस्थिति है उसको खतरा हो सकता है। चीन को हमेशा डर है कि बाहरी शक्तियां जो हैं अगर यहां रहेंगी तो तिब्बत की सिक्योरिटी और हिमालय की स्टेबिलिटी जो है प्रभावित हो सकती है। साथियों, चाइना हमेशा चाहता है कि रेयर अर्थ में मिनरल्स में जो उसकी मोनोपोली है वो हमेशा बने रहे, और नेपाल में बड़े स्तर पर रेयर अर्थ डिपॉजिट जो खोजे जा रहे हैं, तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसकी निर्भरता जो चीन के ऊपर वो कम हो जाएगी, अल्टरनेटिव सप्लाई चेन जो है वो विकसित हो सकता है, और इससे चाइना की जो है वो इकोनॉमिक लेवरेज और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो कमजोर पड़ सकती है। और यही कारण है कि बीजिंग नेपाल में मिनरल डेवलपमेंट्स के बेहद करीब से जो है उसको नजर बना रहा है। साथियों, आपको पता है कि चाइना जो है वो नेपाल में बीआरआई प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो चाहता है कि बीआरआई प्रोजेक्ट के माध्यम से इस क्षेत्र में चाइना का ही पूरा का पूरा अधिकार हो, है ना। तो कुल मिलाकर चाइना की सोच आपको समझ में आ गई। यूएसए क्या चाहता है? यूएसए जो कि चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा निर्भर है, और यूएसए देख रहा है कि पूरा का पूरा अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक में अगर हम देखें, वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर हम बात करें, तो चाइना जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अमेरिका जो आधुनिक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में काफी हद तक चाइनीज मिनरल्स के ऊपर निर्भर है, उसकी निर्भरता जो है वो कम हो। इसके अलावा अमेरिका नेपाल में इसलिए भी रुचि ले रहा है क्योंकि अमेरिका का लक्ष्य चाइना पर निर्भरता को कम करना है, अल्टरनेटिव ग्लोबल सप्लाई चेन को विकसित करना है, वेस्टर्न माइनिंग कंपनीज को माइनिंग राइट्स दिलाना है, हिमालयन रीजन में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को जो है मजबूत करना है। और इसी प्रकार नेपाल अमेरिका के लिए केवल एक मिनरल सोर्स नहीं बल्कि जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग का एक हिस्सा जो है वो बन गया है। यानी कि अमेरिका यहाँ कुल मिलाकर चाइना को कॉन्टिनेंट स्ट्रेटजी के रूप में देख रहा है, ठीक। लेकिन अब यहाँ बात हम इंडिया की कैसे छोड़ सकते हैं साथियों? इंडिया और नेपाल के संबंध केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों के बीच में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक जुड़ाव है। दोनों देशों के बीच में ओपन बॉर्डर है, सांस्कृतिक धार्मिक संबंध है, आर्थिक निर्भरता है, सुरक्षा और सैन्य सहयोग है जो कि बहुत लंबे समय से। और इसी कारण नेपाल भारत के हिमालयन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो भारत को चिंता है कि कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में ना बढ़ जाए, माइनिंग सेक्टर से लेकर इन्वेस्टमेंट नेटवर्क बाकी सारे हिस्सों में। स्ट्रेटेजिक को रूप से अगर भारत को बार बार यही चिंता है कि कहीं अगर चीन की सक्रियता नेपाल में होगी तो कहीं जिस प्रकार से पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही थी, जिस प्रकार से भारत को घेरने के लिए इंडियन ओशियन रीजन में चाइना एक्टिव है, जिस प्रकार से तिब्बत हिमालय बॉर्डर एरिया को लेकर बहुत ज्यादा भारत और चीन के बीच में विवाद होते हैं, तो कहीं ऐसा मत हो कि नेपाल में अगर मजबूत स्थिति चीन की होगी तो भारत को कहीं ना कहीं एक और जो है सुरक्षा का खतरा हो जाएगा।
साथियों, हिमालय भारत के लिए अगर हम बात करें तो एक हिमालयन सिक्योरिटी के अलावा वाटर का भी जो है एक बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि बहुत सारी भारत की जो नदियां हैं वो नेपाल या हिमालय के क्षेत्र से होकर आती है। मिलिट्री बफर रीजन है। गंगा प्रणाली की बात करें तो भी हिमालय से, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की बात करें तो भी हिमालय से, तो कहीं ना कहीं इसको भी लेकर भारत चिंतित है। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल आज साउथ एशिया का जियोपॉलिटिक्स के एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां वैश्विक शक्तियां एक अपने हित के लिए एक दूसरे को जो है टकराते हुए दिखेंगी। रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरेनियम की संभावनाओं ने इस प्रतिस्पर्धा को जो है वो और अधिक संवेदनशील बना दिया है। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स पे कंट्रोल चाहता है, तिब्बत पे सिक्योरिटी चाहता है। यूएसए चाइना डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है और इंडिया जो है हिमालयन स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बनाए रखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है। नेपाल में विदेशी शक्तियां जो हैं अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों को सपोर्ट कर सकती हैं, व्यापारिक समूहों को सपोर्ट कर सकती हैं, पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेयर कर सकती हैं। तो बहुत ज्यादा कहीं ऐसा मत हो कि इनके इंटरफेरेंस से डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वो इंस्टेबल हो जाए और जिस प्रकार से नेपाल में कोई भी सरकार लंबे समय तक ना टिक पाई हो, कहीं ऐसा मत हो कि बालन शाह की सरकार भी जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है वो ना टिक पाए, है ना। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। तो अंततः यही कहेंगे कि नेपाल के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरेनियम एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और जियोपॉलिटिकल ट्रैप भी हो सकता है। यदि संतुलित नीति, पारदर्शिता और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखी गई तो नेपाल महाशक्तियों के प्रतिस्पर्धा का नया बैटल ग्राउंड बनने से जो है वो बच भी सकता है। अगर नहीं बनाया गया तो यही संसाधन जो नेपाल के लिए वरदान थे वो अभिशाप हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन मिलने के बाद देश समृद्ध होने के बजाय राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, विदेशी हस्तक्षेप के चक्कर में फंस जाएगा। जैसे कांगो, वेनेजुला के बारे में हमने देखा है जिस प्रकार से स्थिति आपको देखने को मिल रही। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये आपको बातें समझ में आया होगा और ये जो भंडार मिल रहे हैं इस भंडार से पुष्टि होती है कि नेपाल हिमालयन रिसोर्स हब और महाशक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन सकता है। नेपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी संतुलित विदेश नीति, संसाधनों का पारदर्शी उपयोग, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और भारत, चीन, अमेरिका के बीच में संतुलन बनाए रखना। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से जो है वो हम तक पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर करना चाहें तो बिल्कुल शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।